हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजीएस केमिस्ट्री बाय सुनील सर। प्यारे बच्चों, हर बार की तरह फिर एक नया टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही फेवरेट चैप्टर है केमिस्ट्री में। ठीक, इस चैप्टर से एग्जाम्स में बहुत सारे नंबर्स उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। अक्सर बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स नहीं पता होते हैं, जिनकी वजह से ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम्स में बच्चे छोड़ के चले आते हैं। लेकिन मैं IUPAC से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा और उस 2 से 3 वीडियो में आपको एकदम IUPAC समझ में आ जाएगी। जहां पर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा, उसकी IUPAC नेमिंग करनी होगी, बड़े ईजी वे में आप उसको नेम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन 2 से 3 वीडियोस को, जिसमें से पहला लेक्चर आज है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आज सुनिएगा, ताकि इसके बाद जो वीडियो आए हैं, लेक्चर आए हैं, उनसे आप इसको कोरिलेट कर सको। ठीक है, और मेरा वादा है कि अगर आपने ये 2 वीडियो देख लिए तो इन 2 वीडियो 3 वीडियो से आपका पूरा का पूरा IPC सिस्टम हो जाएगा क्लियर। समझ में आ रही बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई नंबर इससे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। IUPAC, देखो IUPAC का मतलब जो फुल फॉर्म है वो क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में बोला जाए तो प्योर मतलब शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, अब IUPAC से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो आपको समझनी है। जैसे IUPAC की नींव कब पड़ी थी? 1892 में पड़ी थी। IUPAC की नींव, IUPAC सिस्टम की शुरुआत, नींव कब पड़ी? 1892 में। कहाँ पड़ी थी? जिनेवा में। जिनेवा में इसकी शुरुआत हुई थी IUPAC सिस्टम की। जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय केमिस्ट का क्या हुआ था? एक ऑर्गेनाइजेशन था। उस ऑर्गेनाइजेशन में IUPAC के बारे में चर्चा की गई थी कि किस तरह से केमिस्ट्री में जो बहुत लाखों लाख कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनकी एक जनरल नेमिंग किस तरह से की जाएगी, किस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग की जाएगी। उसी लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बना था। कहाँ बना था? जिनेवा में। इसी वजह से IUPAC को जिनेवा सिस्टम भी कहा जाता है। इसी वजह से IUPAC को जिनेवा सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी जिनेवा सिस्टम या IUPAC में डिफरेंस पूछे तो आप बता सकते हो कि दोनों एक ही चीज है, जिनेवा सिस्टम, IUPAC सिस्टम। ठीक, अब इस जिनेवा सिस्टम में जो IUPAC के लिए रूल्स बने थे, ठीक है, क्या क्या बातें उस सिस्टम से रिलेटेड हैं, उन सब की बातों का जो पब्लिकेशन है वो एक बुक में होता है, और उस बुक का नाम है ब्लू बुक। ब्लू बुक। तो इस ब्लू बुक में IUPAC से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, IUPAC से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, वो सब आपको इस ब्लू बुक में मिल जाएंगे। समझ में आई बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए शुरू करते हैं IUPAC के बारे में। तो IUPAC ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों के लिए नेमिंग करती है। मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग IUPAC से होती है। लेकिन यहाँ पर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, जिसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ हमको किसकी नेमिंग पढ़नी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़नी है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है ये आपको इसमें पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली किसके कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो जब कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हमको पहले तो कार्बन के बारे में ही समझना है। पहले किसके बारे में समझना है? कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? कार्बन के बारे में समझना है। कार्बन जो है वो 14th ग्रुप एलिमेंट है। 14th ग्रुप एलिमेंट है।
14th ग्रुप एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में कार्बन 14th ग्रुप में है। अब 14th ग्रुप एलिमेंट होने की वजह से इसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप सबको पता होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। तो जो पहला शेल है उस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो दूसरे शेल है उस दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है कार्बन के, जिसकी वजह से जो कार्बन होता है उसको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसी वजह से कार्बन को क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट बोला जाता है। यानी कार्बन अपने चारों ओर मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? टेट्रावैलेंट का मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब बॉन्ड्स, मतलब कार्बन अपने अराउंड मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स। यहां तक बात समझ में आ रही? चलो, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? ये एक जनरल स्टडी है किसके बारे में? कार्बन के बारे में। ठीक, तो आपको देखना है कि किस तरह से कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है अपने अराउंड। जैसे देखो ये कार्बन है, कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। मतलब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड इसके इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के चारों बॉन्ड्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब देखो जरा, कार्बन हमेशा किसी और एटम से जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो हाइड्रोजन से जरूर जुड़ा होता है। हाइड्रोजन से जरूर जुड़ा हुआ होता है। मतलब अगर कार्बन किसी और एलिमेंट के एटम से जुड़ा है तो ठीक है, नहीं जुड़ा है तो ऑब्वियसली वो किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। और हाइड्रोजन के साथ उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। और इसी हाइड्रोजन के 4 एटम की वजह से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी को कहा जाता है तो वो मीथेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीथेन को। जो ये CH4 है, CH4, इस CH4 को स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है। कार्बन की जगह कुछ और भी हो सकता है। जैसे यहाँ मान लो एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ आयोडीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो ये कार्बन है, इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई हो रही है? अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हो सकता है कोई और एटम हो, और अगर कोई और एटम नहीं है तो ऑब्वियसली कार्बन के साथ कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसी वजह से हम लोग कहते हैं, देखो कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4। इसी वजह से कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। यहाँ तक समझ में आ रही बात? 14th ग्रुप एलिमेंट है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। बात करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो केवल सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। इसी बेसिस पर जो कार्बनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, पहले उसको समझ लो। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? 2 तरह के। कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन आते हैं? अल्केन्स आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन आते हैं? एल्कीन्स और अल्काइंस। यहां तक समझ में आ रही बात? एल्कीन्स में क्या प्रॉपर्टी होती है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? एल्केन है। और एल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन है तो एल्कीन्स के केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन्स के केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड। और एल्काइंस के केस में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे एक स्ट्रक्चर देख लो, यहां देखो, यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? एल्कीन। यहां एक एग्जांपल देख लो, यहां देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ये किसका एग्जांपल है? एल्काइंस का। तो एल्कीन, एल्काइंस, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। यहां तक समझ में आ रही बात? ये जो मैंने फ्री वैलेंसी दिखाई हुई है, ये फ्री वैलेंसी एक्चुअली है नहीं। ये वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है? हाइड्रोजन से। जो ये सब हैं, ये सब किससे सेटिस्फाई हो रहे हैं? हाइड्रोजन से। यहां तक बात समझ में आ रही है ना? और आपको हर जगह कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा? टेट्रावैलेंट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, देखो हर जगह है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। यहां तक समझ में आ गई बात? कहीं किसी को कोई दिक्कत? हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के? 2 तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्कीन्स आते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? चलो आगे हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले से IUPAC का सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। क्या है वो फॉर्मूला? IUPAC का एक जनरल फॉर्मूला है, उस जनरल फॉर्मूले को आपको देखना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं L मतलब लोकेंट, अभी बताऊंगा। फिर P प्रीफिक्स, प्लस फिर होता है रूट वर्ड, प्लस सफिक्स फर्स्ट, सॉरी लोकेंट प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस लोकेंट प्लस सफिक्स सेकंड। ये आपको एक जनरल फॉर्मूला याद कर लेना है। IUPAC से रिलेटेड ये एक जनरल फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अगर आपने इसको याद कर लिया और अच्छे से समझ लिया तो कभी भी कोई भी IUPAC नेम आपका गलत नहीं हो सकता, एकदम परफेक्ट होगा अगर आपने इस रूल को फॉलो किया IUPAC नेमिंग के लिए। तो ये रूल आपको समझ जाना है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी है। लोकेंट P फॉर प्रीफिक्स, RW रूट वर्ड, लोकेंट सफिक्स फर्स्ट, लोकेंट सफिक्स सेकंड। मैं यहां लिख देता हूं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रूट वर्ड। ठीक, इसको बोल रहे हैं सफिक्स फर्स्ट, इसको सफिक्स सेकंड।
और इसको बोलना है प्रीफिक्स। और जो एल है, एल का मतलब एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोकेंट को। ठीक है, ये जो एल है, यहां तक समझ में आई बात। अब सबको बारी बारी से आपको स्टडी कर लेना है। बस आप सबका मतलब समझ गए तो समझो आपकी आईयूपीएससी हो गई। आपने सबका मतलब समझ लिया तो समझ लो कि आपको आईयूपीएससी आधी आ गई। आधी आईयूपीएससी आपको आ गई अगर आपने इसका मतलब समझ लिया। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले किसकी? रूट वर्ड की। किसकी बात करते हैं? रूट वर्ड की। क्या होता है रूट वर्ड? रूट वर्ड जो होती है वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होती है। लॉन्गेस्ट चेन, जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है उसी को हम लोग रूट वर्ड में लिखते हैं। एक एग्जांपल अभी लिखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। रूट वर्ड में हम किसको लिखेंगे? जब हम किसी मॉलिक्यूल की आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे तो उस समय जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं और उस कार्बन में उस लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन होंगे उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आईयूपीएससी में, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? रूट वर्ड में। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं? प्रीफिक्स में हम लोग लिखते हैं साइड चेन। साइड चेन, साइड चेन या इसी को ब्रांच कह लो। या इसके अलावा जो लो प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब मिनिमम प्रायोरिटी वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको भी हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्सेस में। तो साइड चेन हुई या मॉलिक्यूल की जो ब्रांच होती है उसी को हम लोग साइड चेन भी बोलते हैं, ब्रांच भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में। उसके अलावा प्रीफिक्स में और किसको लिखा जाता है? मिनिमम पीरियड फंक्शनल ग्रुप, इसको भी हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में। ठीक, तो रूट वर्ड हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तीसरी बात करते हैं किसकी? सफिक्स फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं? सफिक्स फर्स्ट की। सफिक्स फर्स्ट में हम लोग जनरली जो मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसके सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात करते हैं। रूट वर्ड में हम किसकी बात करते हैं? जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है उसमें जो भी ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम होते हैं उनको हम लोग किसमें लिखा जाता है? रूट वर्ड में लिखा जाता है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को कहाँ लिखा जाता है? रूट वर्ड में। प्रीफिक्स में साइड चेन, ब्रांच या मिनिमम प्रायर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसको लिखा जाता है। सफिक्स फर्स्ट में किसको लिखा जाता है? मॉलिक्यूल के सैचुरेशन अनसैचुरेशन को, मतलब सैचुरेटेड यानी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को कहाँ लिखा जाता है? सफिक्स फर्स्ट में। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है, उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, या अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इस चीज को हम लोग कहाँ लिखते हैं? सफिक्स फर्स्ट, यहाँ पर लिखते हैं सफिक्स फर्स्ट में। ठीक, उसके बाद जो आता है चौथा, वो आता है सफिक्स सेकंड। सफिक्स फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप्स को। सफिक्स सेकंड में किसको लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स को। फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं हाई पीरियोडिटी वाले फंक्शनल ग्रुप, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल होती है, जिस तरह से एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल होती है, याद रखना, पीरियोडिक टेबल, प्रायोरिटी टेबल। तो जो प्रायोरिटी टेबल होती है वो किसके लिए होती है? फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। वहां पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर है। जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा? हाई पीरियोडिटी वाला होगा, और जो नीचे होगा उसकी पीरियोडिटी क्या होगी? कम होगी। तो जो हाई पीरियोडिटी वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग कहाँ लिखते हैं बेटा? सफिक्स सेकंड में लिखते हैं। और जो लोकेंट है, लास्ट में जो बचता है लोकेंट, लोकेंट
लोकेंट का मतलब है पोजीशन। लोकेंट मतलब पोजीशन। लोकेंट मतलब पोजीशन। तो ये 5 चीजें आपको याद करनी है, बहुत सिंपल है। अब पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो प्रीफिक्स के पहले लोकेंट लगा हुआ है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें जो साइड चेन होगी, ब्रांच होगी, या मिनिमम प्रायोरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा, वो उस मॉलिक्यूल में कार्बन किस कार्बन से अटैच है, किस नंबर के कार्बन से अटैच है, उसके लिए हम लोग लोकेंट लगाते हैं। दूसरे पे है कि तीसरे पे है कि चौथे पे। इसी तरह से सफिक्स के लिए हम लोग लोकेंट लगाएंगे। इसी तरह से सफिक्स सेकंड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लोकेंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक देख लो। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाए। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स और सफिक्स सेकंड की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको एकदम क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बिठा रहा हूँ। ये सब भी मिटाई देता हूँ। चलो देख लो, एक एग्जांपल देखो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ से ब्रोमीन, मान लो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो कार्बन की आपको याद रखनी है कि वैलेंसी सेटिस्फाई है हर जगह कि नहीं। यहाँ देख लो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 4 वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ कार्बन की 1 2 2 4, यहाँ कार्बन की 1 2 3 4, यहाँ 2 3 4, यहाँ 2 3 4, कंप्लीट है। मान लो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी का IUPAC नाम हमको लिखना है। तो जरा ध्यान से सुनना, आपको ये सारी चीजें जो है वो सब क्लियर हो जाएंगी कि किसे हम सफिक्स सेकंड में लिखेंगे, किसे सफिक्स फर्स्ट में, किसे रूट वर्ड में, किसे प्रीफिक्स में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो देखो, जो ये है ये एक फंक्शनल ग्रुप है COOH। COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये COOH। और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। चलो यहां देखो, ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने की वजह से आप इसके सफिक्स में क्या लगाओगे? इन, अभी देखेंगे। और ये जो है आपका, ये आप इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो या लो पीरियोडिटी फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो। तो ये आपकी हो जाएगी साइड चेन, ठीक। चलो अब देखो, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप भी मिल रहा है, चेन में आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, और चेन के साथ एक साइड ब्रांच मिल रही है, साइड चेन मिल रही है ब्रोमीन की, ठीक। अब इसी को आपको समझना है। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का क्या करेंगे? सिलेक्शन। तो ये जो चेन होगी ये हमारी कार्बन की क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, जहां पर मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं वो मैक्सिमम कार्बन इस चेन में आ जाएंगे। इस वजह से ये हमारी कार्बन की क्या हो गई? एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई। यहाँ तक समझ में आएगा? अब इस लॉन्गेस्ट चेन में आपको याद रखना है कि हमेशा उस कार्बन से नंबरिंग करते हैं हम लोग जहां पर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम लोकेंट मिले। मतलब कार्बन मिनिमम लोकेंट जहां पर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन, उस कार्बन को नंबर 1 हम बोलेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप जो हो उसको क्या मिले? मिनिमम लोकेंट मिले। तो हमारी जो नंबरिंग होगी कार्बन की वो कहां से शुरू होगी? यहां से। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर
4 और ये कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या, नंबरिंग मॉलिक्यूल की। अब देखो इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। इसका क्या लिखना है, IUPAC। इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। तो देखो क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। तो हमारा जो रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड, उस रूट वर्ड में आप देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन की वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन की वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। इसको समझ लो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन है तो उस 1 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं एथ। अगर कार्बन 3 है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसके लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन है उसके लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। 5 है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक है, 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स। 7 तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। 10 है तो डेक। 10 है तो डेक। 11 तो अनडेक। अनडेक। 12 है तो डोडेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रूट वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूट वर्ड में हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यू, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ये सब हम लोग किस में लिखते हैं, रूट वर्ड में लिखते हैं। ये देखना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, तो यहाँ कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन। तो हमारा जो रूट वर्ड हो जाएगा वो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो अब रूट वर्ड के बाद हम लोग देख लेते हैं प्रीफिक्स। तो हमारा जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स जो होगा, प्रीफिक्स किसका है, ब्रोमीन का। प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते थे, साइड चेन, ब्रांच, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं, या लो प्रियोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी साइड चेन है वो किसकी है, ब्रोमीन के लिए। किसकी साइड चेन है, ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, वो लिखते हैं ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए जो हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ब्रोमो। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो फिर देखते हैं सफिक्स फर्स्ट। जो सफिक्स फर्स्ट है उस सफिक्स फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है। तो देखो सैचुरेशन भी है, अनसैचुरेशन भी है, लेकिन प्योरिटी किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की। तो इस वजह से ये कैसा कंपाउंड है आपका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं, इन। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। फिर बात करते हैं सफिक्स सेकंड की। सफिक्स सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ओइक सफिक्स लगाएंगे। और लास्ट में चूंकि ये एक एसिड है तो लिख देंगे एसिड, ओइक एसिड। समझ में आई बात ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये तो हमने एक इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसकी पूरी नेम क्या होगी, इसका पूरा नाम क्या होगा वो आपको देखना है, ठीक। तो हमारा रूट वर्ड की जगह क्या हो जाएगा, पेंट। यहाँ लिख दे रहा हूँ, रूट वर्ड की जगह पेंट, ठीक। प्रीफिक्स में ब्रोमो है, ब्रोमो है, लेकिन प्रीफिक्स के पहले क्या है, लोकेंट। किसका लोकेंट, प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स किस नंबर के कार्बन पर है, चौथे नंबर के कार्बन पर। ब्रोमीन जो है वो किस नंबर के कार्बन पर है, चौथे नंबर के कार्बन पर। इस वजह से हमारा प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो लिखे। अब ब्रोमो के पहले हमको लोकेंट लगाना है। तो लोकेंट जब लगाएंगे तो देखेंगे कौन से कार्बन पर ब्रोमीन है, चौथे पर है। तो क्या आ जाएगा, 4 डैश ब्रोमो पेंट, ठीक। यहां तक की कहानी हो गई, यहां तक कहानी हो गई। फिर सफिक्स फर्स्ट लिखने से पहले क्या लगाएंगे, लोकेंट। तो सफिक्स फर्स्ट में जो सफिक्स फर्स्ट है वो आपका इन है। इन
किस नंबर के कार्बन पर मौजूद है, तीसरे नंबर के, तो यहां हम लोग लिखेंगे डैश 3 इन, पेंट 3 इन, तो ये लोकेंट हो गया, सफिक्स फर्स्ट में इन हो गया। उसके बाद क्या बचता है, फिर लोकेंट आता है। तो लोकेंट जब भी पहले नंबर पर हो, मतलब जब प्रीफिक्स सफिक्स सेकंड जब पहले नंबर पर होता है तो हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं पेंट 3 इन, उसके बाद ये यहाँ तक की कहानी हुई। उसके बाद लोकेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप के लिए पहला कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, फिर डैश सफिक्स सेकंड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ये हो गया इसका नाम। देखो कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन, ये हमारा हो गया रूट वर्ड, ये हमारा हो गया रूट वर्ड, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, ये हमारा हो गया सफिक्स फर्स्ट, ये हमारा हो गया सफिक्स सेकंड, और ये सब क्या है, ये सब क्या है, लोकेंट। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग एक एक के रूल को पढ़ेंगे, एक एक के रूल को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग रूट वर्ड का सिलेक्शन करेंगे, किस तरह से सफिक्स फर्स्ट का देखेंगे, फिर सफिक्स सेकंड का क्या होगा, फिर प्रीफिक्स का क्या होगा। तो हर एक चीज के रूल को हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, तभी इससे रिलेटेड जब आगे का लेक्चर मैं आपको दूंगा तो उससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो पर अगर पहले हो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि इससे रिलेटेड आगे चैप्टर आपको मिले।